दरबार में भारी सन्नाटा है। केवल मशालों के चटकने की आवाज आ रही है। मंत्री भानु प्रताप बार बार सिंहासन की ओर देखता है और फिर राजकुमार वर्धन की ओर देखकर मुस्कुराता है। राजमाता देवयानी की जय। चंद्रग्रह की संरक्षिका पधार रही हैं। प्रणाम राजमाता, आपके चरणों में इस दास का नमन। देखिए, आज पूरा चंद्रग्रह सांसें थामे खड़ा है। प्रजा बाहर द्वार पर जमा है। पक्षी भी जैसे चहकना भूल गए हैं। हर आंख केवल एक ही उत्तर चाहती है, इस खाली सिंहासन का वारिस कौन? दादी माँ, पिछले 20 वर्षों से आपने इस राज्य को संभाला है। पिताजी और माताजी के जाने के बाद आपने मुझे एक राजा की तरह पाला। आज मैं आपकी आज्ञा का पालन करने और इस मुकुट का भार उठाने के लिए तैयार हूँ। तैयार होना और योग्य होना दो अलग बातें हैं वर्धन। मुकुट केवल सोने का नहीं होता, वह कांटों का ताज होता है। अरे राजमाता, राजकुमार वर्धन के रगों में महाराज विक्रम सिंह का रक्त दौड़ रहा है। योग्यता तो इनके जन्म के साथ ही तय हो गई थी, अब और विलंब कैसा? शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। आप बस घोषणा कीजिए और इस रत्न जड़ित मुकुट को राजकुमार के मस्तक की शोभा बनाइए। शांत हो जाइए मंत्री जी। उतावलापन अक्सर मनुष्य को गलत निर्णय की ओर ले जाता है। आज का निर्णय रक्त के आधार पर नहीं, बल्कि उस शक्ति के आधार पर होगा जो इस राज्य को विनाश से बचा सके। राजमाता अचानक अपना हाथ बढ़ाती है और दूर कोने में खड़ी माधव की ओर इशारा करती है। माधव, आगे आओ। महारानी जी, मुझ जैसे तुच्छ किसान का इस दरबार के बीचों बीच क्या काम? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? नहीं माधव, तुमसे कोई भूल नहीं हुई, बल्कि नियति ने तुम्हें चुना है। मंत्री जी, कान खोलकर सुन लीजिए और दरबारियों, इस घोषणा को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लो। चंद्रग्रह का अगला राजा राजकुमार वर्धन नहीं, बल्कि यह किसान माधव होगा। जैसे ही ये शब्द राजमाता के मुंह से निकलते हैं, दरबार में जैसे बिजली गिर पड़ती है। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। यह आप क्या कह रही हैं राजमाता? क्या आपका मानसिक संतुलन? क्षमा करें, लेकिन यह असंभव है। एक मामूली किसान जो मिट्टी में सने हाथों से हल चलाता है, वह राजदंड कैसे पकड़ेगा? यह तो राजकुल का अपमान है। प्रजा विद्रोह कर देगी। राजमाता, दुहाई है आपकी, मुझ पर इतना बड़ा बोझ मत डालिए। मैं तो बस अपनी फसल और अपने परिवार को जानता हूं। मैं दरबार के कायदे कानून नहीं जानता। मैं इस गद्दी के योग्य नहीं हूं। मुझे वापस मेरे खेत में जाने दीजिए। यही तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है माधव। जो सत्ता नहीं चाहता, वही सत्ता का सही उपयोग कर सकता है। मुकुट का भार वही उठा सकता है जिसकी गर्दन अहंकार से न तनी हो। राजमाता, यह भावनाएं सुनने में अच्छी लगती हैं, पर राज्य भावनाओं से नहीं, डर और कानून से चलता है। यह किसान कल को मंत्रियों को क्या आदेश देगा? पूरा पड़ोसी राज्य हम पर हंसेगा। हंसी की चिंता उन्हें होती है जिन्हें अपनी शक्ति पर भरोसा न हो। मंत्री जी, मेरा निर्णय अंतिम है। कल सूर्योदय के साथ ही माधव का राज्याभिषेक होगा। यदि किसी को आपत्ति है तो वह अभी इस दरबार को छोड़कर जा सकता है। राजमाता की रहस्यमयी मुस्कान बता रही है कि इस खेल के पीछे कोई बहुत बड़ी योजना छिपी है। ऐसा क्या हुआ कि राजमाता ने राजकुमार को नहीं, बल्कि एक साधारण किसान को राजा बनाया? यह जानने के लिए आगे देखते हैं। 20 वर्ष पहले की बात है। एक अमावस्या की ठिठुरती काली रात। जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई सियार की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। धूल और सूखे पत्तों के बीच एक जर्जर झोपड़ी थी जिसके भीतर से अजीब सी नीली और लाल लपटें में उठ रही थीं। अंदर कालिका नाम की एक तांत्रिक वृद्धा, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक विक्षिप्त चमक थी, जलती हुई आग के सामने बैठकर मंत्रोच्चार कर रही थी। एयुएम नमो भगवते रुद्राय कालो कालाय काल वृक्षा चिंतित मस्ति यम कालागम चंद्र बधन मस्तु। जाग जाग ओ सोई हुई नियति, रक्त की प्यास बुझाने को जाग। तब झोपड़ी का बांस से बना दरवाजा धड़ाम से खुला। ठंडी हवा के झोंके के साथ एक नकाबपोश व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ।
उसके जूतों की आहट सूखी लकड़ियों पर कड़कड़ाई। कालिका ने मंत्र पढ़ना बंद किया और अपनी गर्दन धीरे से घुमाई। उसकी हंसी किसी सूखे पत्ते के रगड़ने जैसी थी। हूँ, तो आखिर शिकार खुद शिकारी के जाल में चलकर आ ही गया। कौन है तू और इस मौत के सन्नाटे में मेरी झोपड़ी की दहलीज लांघने की जरूरत कैसे की? क्या तू जानता नहीं कि यहाँ परिंदा भी पर मारने से पहले अपनी मौत की दुआ मांगता है? मुझे डराने की कोशिश मत कर कालिका। मैं यहाँ तेरी धमकियां सुनने नहीं बल्कि अपनी किस्मत बदलने आया हूँ। मुझे चंद्रग्रास का सिंहासन चाहिए। मुझे राजा बनना है। राजा? हाँ हाँ हाँ, सिंहासन कोई खैरात नहीं जो मांगने पर मिल जाए। ठहर, मुझे देखने दे तेरे माथे की लकीरें। मूर्ख, तेरी लकीरों में तो गुलामी लिखी है। तेरे भाग्य के पन्नों पर राजयोग का एक अक्षर भी नहीं है। तू जिस सिंहासन का सपना देख रहा है वह तेरे लिए सिर्फ श्मशान की राख बनेगा। चुप कर बुढ़िया। मुझे तेरी भविष्यवाणियां नहीं चाहिए। मुझे रास्ता चाहिए, किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए मुझे नर्क के दरवाजे ही क्यों न खटखटाने पड़े। मुझे चंद्रगढ़ की बागडोर संभालनी है, बस। कीमत चुका पाएगा। राज्य पाने के लिए केवल तलवार नहीं, कलेजा चाहिए। अगर तंत्र मंत्र से ही ताज मिलते तो हर भिखारी आज शहंशाह होता। लेकिन तू मेरे पास आया है तो खाली हाथ नहीं जाएगा। मेरे करीब आ, सुन। नकाबपोश झुककर कालिका के करीब गया। कालिका उसके कान में फुसफुसाने लगी। उसकी आवाज किसी जहरीले सांप की फुफकार जैसी लग रही थी। अद्भुत। तो इसका मतलब मेरा जन्म अब होगा? हाँ, जा अपनी पहचान बदल और उस जाल को बुनना शुरू कर जिसमें पूरा राज परिवार फंस जाए। याद रख, सत्ता का रास्ता रक्त से होकर गुजरता है। नकाबपोश ने सिर झुकाया और बिना पीछे मुड़े अंधेरे जंगल में ओझल हो गया। कालिका फिर से आग के सामने बैठ गई और उसकी डरावनी हंसी झोपड़ी की दीवारों से टकराने लगी। भोर का धुंधलका जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, महाराजा विक्रम सिंह और महारानी सुलक्षणा अपने घोड़ों से उतरकर एक शांत झरने के पास टहल रहे थे। चारों ओर पक्षियों का कलरव है, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी भारीपन है। महाराज, इस जंगल की शांति जितनी सुखद है उतनी ही रहस्यमयी भी। ऐसा लगता है मानो ये पुराने वृक्ष हमारे पूर्वजों की कहानियां फुसफुसा रहे हों। यहाँ आकर मन का सारा बोझ उतर जाता है। सच कहा सुलक्षणा। राजकाज की उलझनों और दरबार के षड्यंत्रों से दूर यह प्रकृति ही है जो हमें बताती है कि हम भी मिट्टी का एक हिस्सा हैं। यहाँ न कोई राजा है न कोई प्रजा। अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती है। घोड़े हिनहिनाने लगते हैं। तभी एक काले नकाब में लिपटा घुड़सवार बिजली की गति से उनके सामने आता है। उसके हाथ में एक चमकती तलवार है और आंखों में नफरत। रुक जाओ विक्रम सिंह, आज तुम्हारी ये आजाद सैर तुम्हारी आखिरी सैर होगी। कौन हो तुम और किस शत्रु ने तुम्हें मौत के मुंह में भेजा है? चंद्रगढ़ के राजा पर वार करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी।